बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल ख़ान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। आप मेरा ये यूट्यूब चैनल फेसबुक पर भी देख सकते हैं और अपनी आरा दे सकते हैं। नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, दुनिया उम्मीद पर कायम है और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। और आज 19 मार्च है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अहम आइनी दरख्वास्त दायर होने जा रही है। और ये दरख्वास्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और हालिया जो इलेक्शन हुए हैं आम इंतखाबात, उनमें जो मुबैना धांधली की गई, जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस पर तनकीद किए जा रहे हैं। और ये किस तरह ये इंतखाबात मुतनाज़ा थे, किस तरह इसमें भरपूर धांधली की गई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की जा रही है। इस पर तकरीबन 3-4 दिन लगे, चूँकि कल ही ये दरख्वास्त दायर होने जा रही थी, लेकिन चूँकि इसको फ़ाइनल करने के लिए, इसको बाकायदा फ़ाइनल टचेस देने के लिए इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। और इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं हामिद ख़ान, जो कि इस पिटीशन को लीड करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, साथ ही साथ उनके साथ 2 सीनियर वकला हैं, सलमान अकरम राजा और शुएब शाहीन। ये दोनों वकला साहिबान जो है ये हालिया इंतखाबात में इनको चूँकि ये फ़ातह करार दिए गए थे। सलमान अकरम राजा लाहौर के कौमी असम्बली की सीट से वो जीत गए थे, लेकिन मुबैना धांधली की वजह से उनको हराया गया। और इसी तरह शुएब शाहीन साहब जो थे वो भी NA 47 और NA 47 और NA 48 लाहौर जो इस्लामाबाद के जो हल्के हैं 2, उस पर वो चूँकि फ़ातह करार दिए गए थे फॉर्म 45 के तहत, लेकिन बाद में उसको हराया गया। और उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे, तारिक फजल चौधरी, उनको कामयाब करार दिया गया था। तो ये पिटीशन जो है ओवरऑल जो हालिया इंतखाबात में जो धांधली हुई थी उस पर ये पिटीशन दायर की जा रही है। और इसके जो मंदरजात हैं कुछ मेरे ज़राए ने कुछ शेयर किए हैं मेरे साथ, और वो ख़ास तौर पर इस पिटीशन में जो पॉइंट उठाए गए हैं वो आपको इस प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस आइनी दरख्वास्त की सुनवाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बाकायदा हिकमत अमली भी इख्तियार की है कि आया पिटीशन अगर ये लगती है सुप्रीम कोर्ट में, अगर नहीं लगती तो फिर वो उसका क्या लाए अमल होगा और उस हवाले से उनकी क्या स्ट्रेटजी है, ये भी इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं उस पिटीशन की जानिब, जिसमें ये जो पॉइंट्स उठाए गए हैं उसमें ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन में 99% उनका टर्न आउट था। उनका टर्न आउट जो था वो 99% था। वो इंतखाबात में जीत रही थी और ये भी क्लेम कर रहे थे तकरीबन 150 से ज़्यादा सीटें वो जीत गई थी कौमी असम्बली की और इस तरह सूबाई असम्बलियों की। लेकिन जो मुबैना धांधली की गई उसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया था। और ख़ास की तौर पर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो बड़े सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लाहौर के हल्के में वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और जब इंतखाब जो रिज़ल्ट आए फॉर्म 45 के मुताबिक तो वो फ़ातह करार गए थे, लेकिन बाद में उनको हराया गया मुबैना धांधली की वजह से। इसी तरह शुएब शाहीन साहब जो थे वो भी NA 47 जो इस्लामाबाद का जो हल्का है NA 47 और NA 48, उस पर शुएब शाहीन साहब जो है फॉर्म 45 के मुताबिक वो 50-60 हज़ार की लीड से ज़्यादा वो जा रहे थे और वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन बाद में उनको हराया गया। और उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी साहब, उनको फ़ातह करार दिया गया था। हालांकि उनके जो और मुखालिफ उम्मीदवार थे, यानी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ था मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, वो भी NA 47 NA 48 से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको भी हराया गया था। वो भी हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया था और उन्होंने ये भी बाकायदा तौर पर कहा था कि चूँकि शुएब शाहीन साहब जो हैं वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहे थे, लिहाजा उनको जो हराया गया तो ये मुबैना धांधली की वजह से। साथ ही साथ रावलपिंडी का जो एक
कंस्टिट्यूंसी से, उसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे अब्बासी साहब, वो भी जीत रहे थे, लेकिन उनके मुखालिफ उम्मीदवार जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके उसको जितवाया गया, बावजूद इसके कि उसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार के पास उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी की थी, फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आइनी दरख्वास्त लगती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको समाअत के लिए लगाएंगे? पहली तो इसमें एक ये स्टेप होता है कि अमूमन जब दरख्वास्त दायर होती है तो उस पर रजिस्ट्रार की ऑफ़िस की जानिब से उस पर एतराज़ लगता है, लेकिन बाद में उन एतराज़ात को दूर किया जाता है और वो किसी न किसी बेंच के सामने लग जाता है। लेकिन इस वक्त ये जो पिटीशन है ये अहमियत के इसलिए हामिल है कि क्योंकि आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इलेक्शन से पहले वो कुछ जो प्रोसेस हो रहा था, जो कागज़ात नामज़दगी उनके उम्मीदवार दायर करने जा रहे थे तो उनसे वो कागज़ात नामज़दगी छीन लिए जा रहे थे, उन पर हमले हो रहे थे। बाकी जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको कोई कुछ नहीं कहता था। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन दायर की थी। उन्होंने कहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में तमाम वीडियोज़ और कैसेट्स वगैरह ये सब जो है ना फराम किए थे, ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी जारी किए थे, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि किस तरह उनके उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है, किस तरह उन पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त उसको कोई तवज्जो नहीं दी। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्ले का जो केस दायर किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बल्ला छीन लिया और इंतखाबी निशान जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उस पर फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सके और उनको मजबूरन फिर आज़ाद हैसियत से उनके तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। लेकिन इस इलेक्शन में जो बात थी वो पूरी लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ, दलेरी के साथ और बड़ी वफ़ादारी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए। और उस पिटीशन में ये कहा गया है कि तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन पे, मुल्क भर के तमाम पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 99.9% टर्न आउट था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाज़ेह सिरे से जीत रही थी, लेकिन मुबैना धांधली की वजह से उनको हराया गया। और साथ ही साथ आज की जो कल बड़ी डेवलपमेंट हुई, और उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक किस्म का इशारा भी दिया है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ANP के रहनुमा थे ज़मरुद खान, उसने बलूचिस्तान असम्बली के जो हल्का था PB 50 किला अब्दुल्ला, उस पर पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार ज़मरुद खान जीत गए थे, लेकिन उनके मुखालिफ उम्मीदवार, दो उम्मीदवार जो थे, एक मुस्लिम लीग नून से और एक पख्तूनख्वा मिल्ली अवाम पार्टी के रहनुमा ने, उन्होंने उसको इलेक्शन को चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 6 पोलिंग स्टेशन पर वो जो है जो नताइज जो थे वो दोबारा उसको रिजेक्ट कर दिया था और दोबारा रीपोलिंग का ऑर्डर दिया था, जिसको ज़मरुद खान ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था। कल उसकी सुनवाई हुई और समाअत के दौरान जो वसीम सज्जाद थे, जो कि ज़मरुद खान के जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि मेरे उम्मीदवार जो थे वो तकरीबन तमाम इन 6 पोलिंग स्टेशनों पे वो जीत गए थे। और उसके बाद 2 उम्मीदवारों ने उनके ख़िलाफ़ जो है पिटीशन दायर की इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने फिर ऑर्डर दिया उन 6 पोलिंग स्टेशन पे और दोबारा उनको जो है वो इलेक्शन कराया, जिसके ख़िलाफ़ वो आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मरुद खान। तो वसीम सज्जाद साहब का ये कहना था कि चूँकि और पोलिंग स्टेशनों में भी तकरीबन 99% जो है टर्न आउट था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ उन हलकों पे दोबारा पोलिंग कराई जिन हलकों पे ज़मरुद खान जो ANP के जो रहनुमा थे, जो कैंडिडेट थे, वो जीत गए थे। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि उनको तजवीज़ दी कि अगर हम पूरे हलके में ये इंतखाबात कराएं। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो इलेक्शन के जो तनाज़ात होते हैं वो उनके लिए बाकायदा तौर पर ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं,
آپ وہ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں کر سکتے ہیں، ہم تو پورے اس میں الیکشن میں اور پورے اس میں اب دوبارہ الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اور انہوں نے تجویز دی کہ اگر دونوں پارٹیاں متفق ہوں تو دوبارہ اس پورے حلقے میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں، جس پر باقاعدہ دونوں پارٹیاں متفق ہوئی، اور بعد میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ قلعہ عبداللہ جو PB-50 جو کہ بلوچستان اسمبلی کا جو حلقہ ہے اس پر اب دوبارہ انتخابات ہوں گے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو پٹیشن دائر کر رہی ہے اور ان کی جو مین پلی ہے، ان کے جو معروضات ہیں کہ تمام جو ہے الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، تو اس دھاندلی کی جس طرح آج گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ آرڈر دیا، تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اس وقت کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کچھ ریلیف ملنے کا امکان ہے یا نہیں؟ جس طرح آج انہوں نے پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے آرڈر دیا، تو کیا جو پاکستان تحریک انصاف اوورآل اور خاص طور پر جو شعیب شاہین صاحب جو اسلام آباد سے جو ہارے تھے NA-47 NA-48 سے، اس طرح سلمان اکرم راجہ لاہور سے ان کو ہرایا گیا، اور وہ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام جو ہے یہ سپریم کورٹ پر اس پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتی کیونکہ عوامی مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کیا دوبارہ ان سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا فیور کرے، ان کو کچھ ریلیف دیں، یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے فیصلے کی طرح جس طرح پہلے بھی ان کو نہ لیول پلینگ فیلڈ دی گئی اور نہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو دیا، ان سے بلکہ چھین لیا۔ تو اب یہ جو پٹیشن دائر کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اس کو مین جو آرگیو کریں گے وہ حامد خان صاحب ہوں گے، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، بڑے سینئر وکیل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پٹیشن کا انجام کیا ہوگا، کیا پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوبارہ جو ہے وہ ایک فریم ورک میں آ سکتے ہیں، دوبارہ پھر ان پر لوگ جو ہے انگلیاں اٹھائیں گے، دوبارہ ان پر جو ہے بہت تنقید کی جائے گی، یا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس پٹیشن پر کچھ نہ کچھ ریلیف دیں گے۔ لیکن بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جو معروضات وہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تمام وہ ثبوت ہیں، پورے ہر ایک امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ہر امیدوار کے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہے۔ فارم 45 کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق جو ان کے جو شک ہیں 90، 92 اور 95، اس کے مطابق یہ اس میں ضرور طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے، جب کسی پولنگ سٹیشن پہ کوئی رزلٹ آ جاتا ہے تو پہلے فارم 45 پر وہ باقاعدہ رزلٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور وہ رزلٹ جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے۔ فارم 47 میں بعض اوقات اس میں صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کنسولیڈیشن ہوتی ہے، اس میں اس رزلٹ کو دوبارہ پھر جو ہے نا یکجا کیا جاتا ہے، اس کی اعداد و شمار کی جاتی ہے، لیکن وہ رزلٹ فائنل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار تھے وہ تمام جو ہے پورے پاکستان میں جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ جیت گئے تھے، اور وہی وہ ثبوت ہے، اور وہی ثبوت جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب پیش کیے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، کیا ان کو کوئی ریلیف دیں گے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آج یہ پٹیشن دائر کی جا رہی ہے کیونکہ کل ہی اس کو فائنل کیا گیا تھا۔ اور ایک اور بات جو بتانا چاہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن لگتی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے سربراہی میں کوئی بینچ بناتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے عین ممکن ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرے، کیونکہ وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیف جسٹس پر تحفظات ہیں، کیونکہ انہوں نے بلے کا نشان بھی ان سے چھین لیا، لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں کہا بھی تھا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کے کیس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے واپس لے لیا تھا۔ تو اب ایک اور امید کی کرن کے تحت وہ اب دوبارہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پٹیشن پر کیا ہوگا، اور جو عوامی مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس کی بنا پر وہ جیت کر بھی ان کو ہرایا گیا، اور وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی اس وقت وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے، تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ آئینی اور قانونی حق ان کو مل جائے گا۔ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین اور قانون کی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے اور الیکشن کی شفافیت کو تناظر میں اگر دیکھتے ہیں، تو کیا
اب یہ ممکن ہوگا کہ وہ ان تمام کم از کم جتنے بھی پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ واضح ثبوت ہیں فارم 45 کی شکل میں، کیا اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔